अगला टॉपिक क्या है, लिख दो मुझे चैट बॉक्स में। अपन कहाँ तक पहुंच गए थे, स्टॉक तक हो गया था। अगला टॉपिक चैट बॉक्स में नोट करो फटाक से। अगला है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि बिजनेस में हमको, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, रिसीवेबल मतलब क्या बताया था, पैसा मिलने वाला है। जिनको हमने सामान बेचा है उनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, यानी अभी ये हमारा उधार है, ठीक है ना। यानी रिसीव्ड मनी फ्रॉम ओल्ड और प्रीवियस सेल्स, यानी हमने जो सामान पहले बेचा था उससे हमको पैसा मिल रहा है। वो लोग कौन कौन से होते हैं जिनसे हम पहले पैसा मिलने वाला है, जिनसे उनको हमने उधार दिया था, वो हो सकते हैं डेटर और बिल्स रिसीवेबल्स। अब डेटर क्या होता है और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये अभी आपको आगे मिलेगा। यानी जिन लोगों को भी तुमने पहले उधार दिया था, आज वो लोग तुमको पैसा वापस कर रहे हैं या वापस करेंगे। जो लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में तुम्हें पैसे रिटर्न करेंगे, उनको अपन बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। कोई कंफ्यूजन? अगला आइटम आता है ट्रेड पेबल्स, है ना, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है, मनी पेड इन फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में पैसा पेड करेंगे ऑन क्रेडिट परचेजेस टू क्रेडिटर और बिल्स पेबल्स। अब इसको समझ लो, आपने किसी से उधार सामान खरीद लिया। अब भैया उधार खरीदा है, अब उसको अगर तुम फ्यूचर में पे करोगे ना तो वो कहलाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड मतलब होता है बिजनेस या व्यापार, और पेबल मतलब होता है देना। बिजनेस का पैसा जो आपको फ्यूचर में देना है। अब एक चीज समझो, डेटर और क्रेडिटर क्या है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या है। डेटर और क्रेडिटर की कोई डेट नहीं होती कि कब पैसा मिलेगा और कब पैसा दोगे। क्लियर? कब पैसे मिलेंगे या हम कब पैसे पे करेंगे, इसकी कोई फिक्स डेट जब नहीं होती है तो उसे डेटर या क्रेडिटर की कैटेगरी में रखते हैं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की जब को तब बोलते हैं जब उनकी पेमेंट की एक डेट फिक्स हो जाए कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमको पैसे मिल जाएंगे या हम पैसे दे देंगे। अब इसी को थोड़ा डिटेल कर लो। डेटर क्या होते हैं, पर्सन गिव मनी टू यू, सिंपल भाषा में। बाकी आपकी बुक में बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी होगी। डेटर वो लोग हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो, वो लोग हैं जो फ्यूचर में आपको पैसे पे करेंगे क्योंकि उन्होंने आपसे गुड्स खरीदा है या आपसे सामान खरीदा है। दीज आर कॉल्ड डेटर। द पर्सन दोज हु पे मनी इन फ्यूचर टू यू बिकॉज दे बाय सम गुड्स फ्रॉम योर बिजनेस, क्योंकि उन्होंने आपके बिजनेस से कुछ सामान खरीदा था, उधार खरीदा था, और अब वो कुछ समय बाद आपको पैसे देंगे। बट डेट इज नॉट फिक्स, पर वो कब देंगे ये पता नहीं। 6 महीने में, साल भर में, कब देंगे पता नहीं, पर देंगे। दीज आर कॉल्ड डेटर। अब दूसरा, इसी में दूसरा आइटम क्या लिखा था, बिल्स रिसीवेबल्स। जब हम दुकान जाते हैं या हम किसी किसी को सामान बेचते हैं तो हम बिल बनाते हैं, ठीक है ना। और वो बोलता है भैया इस बिल का पैसा हम बाद में देंगे। और अगर उस बिल के ऊपर आप डेट लिख देते हो कि आप 31 मई को पैसा दोगे या 5 जून को पैसा दोगे या 20 जुलाई को पैसा दोगे, और सामने वाला उस पर साइन कर देता है कि हाँ इस तारीख को मैं पैसा दे दूंगा, तो इट दिस बिल इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। एक बार फिर से बोलता हूँ, आपने किसी को कोई सामान बेचा और आपने बिल बनाया, और सामने वाले ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, और उसमें एक डेट आपने डाली कि इस तारीख को हम पैसे, हम सामने वाला हमको पैसे देगा, और सामने वाला एग्री कर रहा है।
कि मैं इस तारीख को आपको पैसे दे दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल। अब क्रेडिटर क्या है? ही पर्सन हु द पर्सन हु टेक मनी फ्रॉम यू, वो व्यक्ति जो आपसे पैसा लेगा। अब आपसे पैसे क्यों लेगा? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको सामान बेचा था, क्योंकि आपने उस पर्सन से, उस दुकान से, उस ऑफिस से आपने कुछ खरीदा है उधार, और आप उसे पैसे फ्यूचर में देने वाले हैं, यानी वो आपसे पैसा फ्यूचर में लेने वाला है। दोनों बात वही है ना, आप किसी को पैसे देने वाले हैं या सामने वाला आपसे पैसे लेने वाला है। सामने वाला जब आपसे पैसे फ्यूचर में लेगा, ऐसा पर्सन जो फ्यूचर में आपसे पैसे लेगा, उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर। जो फ्यूचर में पैसे देगा उसको बोलते हैं डेटर, और जो पैसे लेगा फ्यूचर में उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। ठीक है ना? तो अब ये हो गया क्रेडिटर। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? वो हमसे कब पैसा लेगा इसकी कोई डेट नहीं है, हमने उसको कोई डेट नहीं बताई। लेकिन जब हम उसको डेट बता दें, डेट कन्वर्टेड टू बिल्स पेबल्स, यानी रिसीवेबल में क्या है? द सर्टेन डेट फॉर रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट, यानी एक कोई ना कोई फिक्स डेट होती है जिसमें आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ द सर्टेन डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, यानी जो आपकी उधारी है, आप एक फिक्स डेट पे या किसी न किसी एक तारीख पे आप उसका पैसा पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। एक बार चारों फिर से रिवाइज करता हूं। डेटर क्या है? वो पर्सन जो आपको फ्यूचर में मनी या पैसे देगा पर कोई डेट फिक्स नहीं है। क्रेडिटर क्या है? वो पर्सन जो फ्यूचर में आपसे पैसे लेगा, उसकी भी डेट फिक्स नहीं है। रिसीवेबल क्या है? वो पर्सन या वो पेमेंट जो आपको मिलेगी और उसकी डेट भी फिक्स है कि इतने महीने बाद, इतने दिन बाद, इतनी तारीख को आपको पैसा मिलेगा। बिल्स पेबल क्या है? वो पैसा, वो रसीद, वो अमाउंट जो फ्यूचर में आपको पे करना है और उसकी एक डेट फिक्स है, इस तारीख को आप सामने वाले को पैसा देंगे। तो ये चारों पॉइंट अगर क्लियर हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इसमें डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल्स, डाउट इन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब बिल पेबल, वो बिल जिसका आपको पैसा देना है। जैसे आप मान लो मॉल में गए या किसी दुकानदार के यहाँ गए, अब आप दुकानदार से आपने सामान खरीदा, उसने एक बिल बनाया और आपने बोला भैया इसका पैसा हम आपको अगले महीने देंगे। दुकानदार ने बोला भैया अगले महीने किस तारीख को दोगे? आपने बोला 15 तारीख को देंगे। दुकानदार ने अगले महीने की 15 तारीख लिख दी। मई चल रहा है, 15 जून, और आपने एक्सेप्ट किया, साइन कर दिया। तो एक बिल आपको दे देगा, एक बिल अपने पास रखा रहेगा जिसमें 15 जून की तारीख डली है। अब उस 15 जून को आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो बिल है जिसमें 15 जून की तारीख डली है, उस बिल को बोलेंगे बिल पेबल, कि इसकी डेट पेमेंट की फिक्स है। लेकिन अगर उसी की जगह दुकानदार ने आपको बिल फाड़ के दिया, आपने बोला हम अगले महीने पैसा दे देंगे, और आपने कोई डेट नहीं बताई, तो वो क्या कहला जाएगा? इट कन्वर्टेड टू क्रेडिटर, ना कि बिल्स पेबल, क्योंकि उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो जब डेट फिक्स नहीं होती तो उसको क्रेडिटर, और जब डेट फिक्स होती है तो उसको बिल्स पेबल। तो डेटर और क्रेडिटर में डेट फिक्स नहीं है, और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में डेट फिक्स है। अगला टॉपिक। अच्छा, ये तो मैंने बताया भी था ना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट, विच इंक्लूड मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट आपने उसको कितने में बनाया, जितने में वो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, उसे हम कहते हैं कॉस्ट, उसे हम कहते हैं लागत। क्लियर?
कीमत बस नहीं बोलेंगे, कीमत मतलब हुआ कि वो उसमें जो छपा है, इसमें छपा वाला नहीं होता भैया, वो हमने बना के कितने में तैयार किया, हमको बन के कितने में पड़ा, उसमें मटेरियल यानी सामान क्या क्या लगा, उसमें मेहनत कितनी यानी लेबर कितनी लगी, और उसमें दूसरे खर्चे कितने लगे, बिजली पानी टेलीफोन मोबाइल एगड़म बेगड़म जितने भी खर्चे हैं वो कितने खर्चे आए उसको बनाने में, वो कहलाती है, उन सबको मिला के बनती है लागत या कॉस्ट। वाउचर, वेरी गुड। वाउचर क्या होता है इसको समझना। दुकानदार ने तुमको एक बिल दिया था, हाँ, तुम टेलीफोन का बिल या सॉरी बिजली का बिल जमा करते हो तो रसीद मिलती है, हाँ, हम किसी को कुछ पेमेंट देते हैं रसीद मिलती है, हाँ, किसी से पेमेंट लेते हैं तो उसको रसीद देते हैं, हाँ, यानी जो डॉक्यूमेंट आप बिजनेस ट्रांजेक्शन में बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। जो भी डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने में लिखते हैं या बनाते हैं उसको बोलते हैं वाउचर। जितने भी बिल बनते हैं वो सब वाउचर है। तुमने 10 आइटम खरीदे उसका एक बिल बना, वो है बिल वाउचर। तुमने किसी को कैश पेमेंट दी उसने रसीद दी, वो है कैश वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर। जो भी आप करोगे ना उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी कागज में लिख करके पर्ची बना के दोगे, तो जो पर्ची है ना, वो जो रसीद है वो है वाउचर। जो भी रसीद है वो क्या है, वाउचर। जो बिल है वो क्या है, वाउचर। उसको हम अगर भाषा में लिखें तो क्या बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। अब तुम एक गाड़ी खरीद के लाई तो बिल बना के देगा ना वो, तो जो वो बिल बना के दिया वो किस बात का सबूत है, एविडेंस का मतलब सबूत। किस बात का सबूत है कि तुमने ये गाड़ी खरीदी है और इसका इतना पैसा दिया है, तो ये गाड़ी तुम्हारी हुई, उसको बोलते हैं वाउचर। बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगली, जब समझ में आ गया तो अगला लिख दो, डिस्काउंट। वेरी गुड। डिस्काउंट क्या होता है, छूट। 1,000 का सामान आपको 800 में मिल गया, 200 रुपए क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देते भी हैं और डिस्काउंट लेते भी हैं। डिस्काउंट हम दिया भी जाता है और डिस्काउंट लिया भी जाता है। जब सामान खरीदने जाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और जब बेचने जाएंगे, जब सामान बेचेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे सामने वाले को। तो डिस्काउंट इनकम भी होती है यानी प्रॉफिट भी होता है, और डिस्काउंट लॉस भी होता है। कैसे? अगर आप 100 रुपए, आपने 1,000 रुपए का सामान खरीदा यानी परचेस किया, जब 1,000 का सामान परचेस करोगे और उसके लिए तुमने 800 रुपए दिए तो 200 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, तो 200 रुपए तुम्हें कम पे करने पड़े। लेकिन अगर आपने 1,000 का सामान बेचा और आपने कस्टमर से बोला हो गया 800 दे दो, तो 200 का आपको क्या हो गया, लॉस या एक्सपेंस। तो जो 200 रुपए का डिस्काउंट, जो 200 रुपए आपने छोड़े वो कहलाएगा डिस्काउंट, है ना। तो इसको बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड कैश रिसीव्ड और पेड इज नोन एज डिस्काउंट। जो हम गुड्स लेने या देने में पैसा लेते या देते हैं और जो उसकी वास्तविक कीमत है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्स प्राइस या एमआरपी वो है मान लो 1,000, ठीक है ना। कैश वैल्यू, अब वैल्यू मतलब क्या हो गया, रिसिप्ट और पेमेंट, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा हम दें, कोई भी हो, वो है 800 रुपए। तो व्हाट इज द डिस्काउंट, 1,000 रुपए का सामान था, 800 रुपया हमको मिला या हमने दिया, तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, ये है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो प्रकार का हो गया। पहला
डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट गिवन, यानी हमको डिस्काउंट या तो मिल सकता है या हम डिस्काउंट किसी को दे, या तो हमको डिस्काउंट मिलता है या हम डिस्काउंट देते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, दोनों दो दो प्रकार के होते हैं और दोनों सेम है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, और यही यहां पे भी आता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना, तो मैं एक जगह लिखूंगा बस, और बड़ी मतलब अजीब भाषा में लिखूंगा, ध्यान से समझना। अभी पहले जो कैलकुलेशन में यूज होता है वो वाली भाषा लिखते हैं, समझाने वाली भाषा में हम तुमको समझा देंगे, तो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा ऑडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल परचेज और टोटल सेल्स एंड डिडक्ट फ्रॉम इट एंड नॉट शोन इन जर्नल एंट्री। और ये वाला है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश परचेज एंड कैश सेल्स एंड डिडक्ट फ्रॉम इट एंड शो इन जर्नल एंट्री इन कैश और बैंक साइड। अब इसको डिटेल में जब मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं जब आपको जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा। जब जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा तो ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को दोबारा इसी तरह से लिखूंगा और दोबारा भी समझाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो, ट्रेड डिस्काउंट में क्या लिखा है, नॉट शो लिखा है, और कैश डिस्काउंट में लिखा है शो। यानी ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं दिखाते नहीं है, लिखते नहीं है कहीं, और कैश डिस्काउंट को हम लिखते हैं। अब इसको मैं अक्सर इस तरह से समझाता हूं कि अच्छा एक चीज बताना, कि अगर घर में अगर भंडारा हो रहा है मोहल्ले में, तो इस बात का कोई हिसाब रखा जाता है कि किसको प्रसाद मिला किसको प्रसाद नहीं मिला? सोच के बताना, भंडारे में जो प्रसाद बट रहा है उसका कोई हिसाब रखते हैं कि किसको मिला किसको नहीं मिला? नहीं रखते, गुड जॉब। यानी बांटे रहो, पंजीरी, सबको दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। ऐसे ही दुकानदार क्या करता है, दुकान के बाहर बोर्ड लगा देता है 20% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ। चाहे आप उस दुकानदार को जानते हो चाहे ना जानते हो, वो आपको छूट देगा। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसका कोई हिसाब नहीं रखते, सबको छूट देते हैं, आओ ले जाओ आओ ले जाओ आओ ले जाओ। यानी ये कौन सा है, इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो भंडारे का प्रसाद, ठीक है ना। अब दूसरा आते हैं, अच्छा अगर घर में तुम्हारे पूजा हो रही है, सत्यनारायण की कथा रखी गई, और उसका जो प्रसाद है, दिवाली की पूजा हुई घर में, उसका प्रसाद ध्यान से पहुंचाते हैं सब जगह जहां जहां पहुंचाना है, सोच सोच के, चाचा जी के यहाँ गया कि नहीं, फूफा जी के यहाँ गया कि नहीं, शैलेंद्र चाचू के यहाँ गया कि नहीं, फलाना भैया के यहाँ गया कि नहीं। क्यों ध्यान दे के पहुंचाते हैं कि अगर न जाएगा तो नाराज हो जाएंगे, हाँ कि ना? सोचो, ध्यान दे दे के पहुंचाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो स्पेशल है, कुछ ही लोगों के लिए है। तो जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो कुछ लोगों को देते हैं, और वो कुछ लोग कौन से होते हैं, जो अभी पैसा देने वाले हैं। ये वो लोग नहीं है जो भविष्य में पैसा देंगे, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल बन जाएंगे, या डेप्टर या क्रेडिटर बन जाएंगे। ये अभी पैसा देने वाले हैं तुरंत, तो हम उनको एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं, भैया अभी पैसा दे रहा है यार, एक्स्ट्रा छूट दे दो। तो उसको हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, स्पेशल लोग हैं, बहुत सारी भीड़ नहीं है, कुछ लोग हैं। तो ये कौन सा है, घर की पूजा का प्रसाद।
ये घर में सत्यनारायण की कथा हुई है ना, उसका प्रसाद है, तो इसका हिसाब रखना पड़ेगा कि भैया किसको मिला और किसको नहीं मिला। एक और उदाहरण से समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब आपकी दुकान है, अब दुकान में पापा जी बैठते हैं, और पापा जी ने बोर्ड लगा रखा है कि 10% छूट, और आपने 1 लाख का सामान बेचा। तो जब पापा दुकान में लौट के आएंगे, तो आप उनको 90,000 रुपये पकड़ाओगे और बताओगे 1 लाख का सामान बिका, तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं 10% छूट दे दी होगी बिटिया ने। तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पापा को मालूम है कि 1 लाख रुपए का सामान बिकता है तो 90,000 रुपये ही हाथ में होंगे, क्योंकि 10,000 की तो क्या है, छूट है, 10%। लेकिन अगर आपने पापा जी को 85,000 रुपीज पकड़ा है, पापा पूछेंगे 90,000 होना चाहिए, 85 कैसे हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो गुप्ता जी थे ना, वो शर्मा जी थे ना, वो अभी पैसा दे गए तुरंत, इसलिए उनको हमने स्पेशल छूट दी है, तो वो कैश डिस्काउंट दिया है। तो उस 5,000 को आपको लिखना पड़ेगा कि शर्मा जी को 5,000 का कैश डिस्काउंट दिया, गुप्ता जी को 5,000 का कैश डिस्काउंट दिया। तो आपको उसको शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जिसको कैलकुलेट तो करते हैं, माइनस भी करते हैं, बट लिखते नहीं है। कैश डिस्काउंट क्या है, कैलकुलेट भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, और लिखते भी हैं, क्योंकि उसको हमको शो करना पड़ता है कि हमने किस आदमी को एक्स्ट्रा छूट दी है। चलो, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये दोनों जगह लिख लेता हूं अपन, क्योंकि ये दोनों जगह सेम है, अलग अलग नहीं है। मैं यही नीचे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अगला आइटम बताओ, बैड डेब्ट्स, वेरी गुड। बैड का मतलब क्या है, बुरा, और डेब्ट्स का मतलब क्या है, उधारी या देनदार, उधारी देने वाले। हिंदी में इसको बोलते हैं डूबत ऋण। 10 मिनट बचा है, बंद हो जाएगा तो फिर कनेक्ट हो जाना 5 मिनट बाद। डूबत ऋण यानी वो पैसा जो डूब गया, अब मिलेगा नहीं, विच इज नॉट मनी, जो अब मिलने वाला नहीं है। डेटर हु डू नॉट पे, वो डेटर जो पैसा अब नहीं देंगे, समझ में आया, वो लोग जो अब पैसे नहीं देंगे, जो पैसे डूब गए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में अच्छा शब्द है, समझ में आएगा। ये डूबत ऋण, ऋण मतलब क्या होता है, उधारी, और डूबत मतलब डूब गया। अंजलि ने अपनी सहेली को 500 रुपया दिया, उसकी सहेली ने बोला कि हम 10 दिन बाद देंगे, और 10 दिन बाद वो भाग गई, बोलती हम देंगे, मेरे पास नहीं है। तो पैसा क्या बोला, डूब गया यार। तो डूबत ऋण मतलब जो हमने किसी को उधार दिया था, सामान उधार बेचा था, अब वो आदमी रफू चक्कर हो गया। तुमने ऐसे आदमी को सामान उधार दे दिया था जिसका ट्रांसफर हो गया, अब वो पैसा देने नहीं आने वाला, तो पैसा क्या होगा, डूब गया, बैड डेप्ट हो गया। और बैड डेप्ट अल्टीमेट क्या होता है, नुकसान, क्योंकि जो पैसा नहीं मिलेगा वो डूब गया, तो क्या को क्या हो गया, लॉस। कोई कंफ्यूजन है इसमें, समझ में आ गया। बैलेंस शीट, ओके, इसमें बदल लूं पहले, बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट विच शो द assets and liabilities of business, to know about financial position of business। जो क्या है ये बैलेंस शीट जो होती है ना, ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब एक लेटर, एक मतलब एक लेटर क्या बोलेंगे, एक विवरण पत्र है, एक उसमें जानकारी लिखी गई है। कैसा होता है ये भी दिखा देता हूँ, देखो ऐसा होता है, ऐसा लिखा होता है। आगे भी अभी यूज में आएगा तो बताऊंगा, फिर समझ में आएगा और अच्छे से कि इसका क्या यूज है। ये ऐसे लिखा होता है। अब यहाँ पे सब लाइबिलिटी लिखी होती है जो तुमको फ्यूचर में पे करनी है, और यहाँ एसेट्स लिखी होती है जो तुमको फ्यूचर में जिनसे पैसे मिल सकते हैं, और इन दोनों का टोटल जो है ना वो बराबर आना चाहिए। तो
इस जो ये शीट बनाई जाती है इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी लिखी होंगी, और जिससे क्या पता चलेगा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। लायबिलिटी कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही, जिम्मेदारियां खूब सारी हो रही है, प्रॉपर्टी है ही नहीं, खर्चे खूब हो रहे हैं, इनकम है ही नहीं, है ना। तो बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति, यानी बिजनेस कैसा चल रहा है ये बताता है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू वो कीमत है जो आपके रिकॉर्ड में लिखी हुई है, एक्चुअल में मार्केट की प्राइस नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे घर में टीवी है, अच्छा तुम्हारा जो मोबाइल है वो कितने का होगा, अंदाजा मारो। आपका जो मोबाइल है वो कितने का है? 25,000 का। ठीक, तुम बोल रही हो ना। अभी बेचने जाओगे तो कितने में मिलेगा, कितने में बिकेगा? उस मोबाइल को बेचने जाए बाजार में तो कितने में बिक जाएगा? जो तुम्हारे जिस मोबाइल से क्लास ले रही हो उससे बेचोगी उस मोबाइल को तो कितने में बिकेगा? सेकेंड हैंड हो गया है ना, कितने में बिकेगा? 25,000 तुम बोल रही हो तुम्हारे हिसाब से मोबाइल है, पर बाजार में बेचने जाओगी अपनी किसी सहेली को बेचोगी अब तो कितने में खरीद लेगा वो? 25,000 में खरीद लेगा? नहीं, 15,000 में लेगा, हो सकता है 10,000 में ले, हो सकता है बोले हम 18,000 ही देंगे, मैक्सिमम 10,000। सोच के देखो। तो बुक वैल्यू मतलब तुम्हारे दिमाग में उसकी है, तुम्हारी किताब में तुम्हारे रिकॉर्ड में जो उसकी वैल्यू लिखी है वो है बुक वैल्यू। तुम बोल तो रहे हो कि ये 25,000 का है, पर उसकी एक्चुअल प्राइस वो तो मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगी। अब जैसे ये बैलेंस शीट में यहाँ लिखी है बिल्डिंग, ठीक है ना, और उसकी तुमने कीमत लिख रखी है, लो 25 लाख। कितनी लिख रखी है? 2,50,00,000 की बिल्डिंग है, ये बुक वैल्यू है। इसकी एक्चुअल मार्केट में कीमत कितनी है वो अलग बात है। तो जो अकाउंट में लिखी है ना, जो हिसाब में लिखी है वो है बुक वैल्यू। समझ में आ रहा है? एक्चुअल प्राइस नहीं है, जो हमारे पास लिखा हुआ है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक मतलब किताब, हमारी किताब में जो कीमत लिखी है वो बुक वैल्यू है। टेक केयर, बी हैप्पी एंड गुड नाइट, और रिवीजन करते जाना वरना सब भूल जाएगा। ठीक है ना, ये सारे शब्द बार बार आएंगे पर रिवीजन जरूरी है। ठीक है ना, टेक केयर, गुड नाइट।